वेलकम एवरीवन। माई सेल्फ मोहम्मद वसीउर रहमान। आज हम बात करेंगे कि नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते कहाँ से हैं और एनसीईआरटी का इसमें कितना इम्पोर्टेंस है। तो मैं बता दूं कि क्योंकि मैं 2022 से एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा 2024 लास्ट अटेम्प्ट था और इस बार मैंने 678 आउट ऑफ 720 गेन किया। तो जो पैटर्न 2 से 3 साल में मैंने देखा कि जो और ख़ासकर मैं 2024 के पेपर के एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ कि जो नीट का जो क्वेश्चन है वो 50% क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी है और अदर 40 to 50% जो क्वेश्चन है इनडायरेक्टली लेकिन एनसीईआरटी से ही है। इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, लेकिन जो लाइन से एकदम जो डायरेक्टली क्वेश्चन है और डायरेक्टली मतलब बता दो कि डायरेक्टली वो क्वेश्चन है जो जैसे किसी ग्राफ से दे दिया क्वेश्चन बना के, या फिर किसी लाइन को डायरेक्टली उठा के मतलब स्टेटमेंट बना दिया, और या तो फिर किसी टेबल से डाटा के बेसिस पे उसको ऑर्डर पूछ दिया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से। ठीक, तो आज मैं कुछ 20 क्वेश्चन ऐसे 2024 का ये 20 क्वेश्चन है जो कम्प्लीटली एनसीईआरटी से है, और एनसीईआरटी का जो नीचे ई है, नीचे उसका आंसर दिया है वो एनसीईआरटी के पेज से मैं लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कुछ 4 ऑप्शन दिया है। तो डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द NH3। तो हर स्टेटमेंट का मैं चार स्टेटमेंट का मैं 4 ठो ई लाया हूँ। ये वाला 1 ठो 3 ठो 4 ठो। ठीक, तो पहला है डायपोल मोमेंट इसका दिया है NH3 का ज़्यादा है NH3 से, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखो तो ये वाला जो है कार्बोनेट आयन का, ये 3 रेटिंग स्ट्रक्चर होता है, तो दूसरा सही है। बाद बाकी लास्ट दोनों भी वो भी दोनों गलत है। तो इस तरह से पूरा एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो CONH3 3+ इज ए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और दिस वन इज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला भी एनसीईआरटी में देखिए, होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक में 2023 में भी क्वेश्चन पूछा है और इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी चेंज नहीं किया, एग्जाम्पल डायरेक्टली यहाँ पर दिया हुआ है, और ये होमोलेप्टिक है, ये हेटेरोलेप्टिक है। ठीक, ये भी एनसीईआरटी से है, लाइन से दिया हुआ है, बस स्टेटमेंट बना के दे दिया है। ठीक है, इसका देख सकते हैं एनसीईआरटी का 12th पोर्शन का है, पार्ट 1 का, पेज नंबर 248। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट A and B ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन रेस्पेक्टिवली आर। तो प्रोडक्ट A और B बताना हमको। तो पहला जो रिएक्शन है वाला, दूसरा रिएक्शन है वाला। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है 294 12 का, हाँ पार्ट 2 का। तो ये वाला ये दोनों इक्वेशन से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैच किया हुआ है। ठीक है, तो हमको H3PO3 और POCl3 ये दोनों को A और B बना के इसको पूछ दिया। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट KH वैल्यू ऑफ द गैसेस इस वन द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस इन द वाटर फॉलो इन द वाटर। तो हम जानते हैं कि जो देखिए, अब इसका हेनरी लॉ जो है सॉलिबिलिटी पर कैसे डिपेंड करता है। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर द लोअर इज़ द सॉलिबिलिटी। ठीक है, KH अगर हायर है तो सॉलिबिलिटी लोअर होगा। ठीक है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको बस ऑर्डर में हमको ऑर्डर में करना है, और फिर ऑर्डर में बना के क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, एनसीईआरटी से बस केज वैल्यू का हमको रिलेशन पता होना चाहिए था। ठीक है, तो डिफरेंट गैस हैव द डिफरेंट केज वैल्यू ऑफ द सेम टेम्परेचर पे केज वैल्यू डिफरेंट गैस का डिफरेंट होता है। ठीक, तो ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है।
अरेंज द फॉलोइंग इन द एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन, फिर यहाँ पर बोरॉन और बेरिलियम, इसमें पेनेट्रेशन पावर लगता है, तो बेरिलियम का सबसे ज़्यादा होता है, फिर बोरॉन, फिर लिथियम। तो ये वाला ऑर्डर जो है हम इस ग्राफ से दे दिया क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनिलीन डज नॉट अंडरगो द फेटल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये वाला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पेज नंबर 403 और 394, दो स्टेटमेंट दिया, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है एनिलीन डज नॉट गिव द फेटल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एनसीईआरटी में एनिलीन डज नॉट अंडरगो द फेटल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन या फिर एसाइलेशन। एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों फेटल क्राफ्ट रिएक्शन होता है, जो कि एक लेविस एसिड के प्रेजेंस में होता है। जैसे ले सकते हैं AlCl3, है ना, FeCl3, ये सब लेविस एसिड है, तो इसके प्रेजेंस में होता है, ठीक है। केवल हम आंसर हमको दिया है, हम AlCl जब रिएक्ट करा था इसको, ठीक है, तो हमारा ये कुछ सॉल्ट बन जाता है, जो कि फर्दर ये रिएक्शन मतलब नहीं होता है, सॉल्ट बन जाता है, जिसके कारण ये रिएक्शन नहीं देता है। तो इसका पहला स्टेटमेंट का आंसर ये वाला है। दूसरे स्टेटमेंट में एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू द जेबरल सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इसका जो ये वाला है स्टेटमेंट 2 का, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज द एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड नहीं देते हैं, जिस कारण हम प्राइमरी अमीन ऑफ एराइल अमीन नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी से है, ठीक है। ये कुछ आइसोमर का है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये लिंकेज आइसोमरिज्म, ठीक है, या फिर आयोनाइजेशन। तो भी जो एग्जांपल दिया है, देखिए ये वाला जो एग्जांपल है पहला लिंकेज का, ये वाला एग्जांपल देखिए, ठीक है, ये वाला एग्जांपल, ठीक, ये वाला एग्जांपल लिंकेज का। और ये वाला जो है आयोनाइजेशन का दिया है, ये वाला मतलब एग्जांपल भी सेम ही दिया है, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है उसी को मतलब यहाँ पर दे दिया है और मैच कराना है बस, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी का ही है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह सब्लिमेशन का है, प्योरिटी ऑफ कंपाउंड से लिया गया है, ठीक है। प्यूरिफाई कैसे करते हैं कुछ कंपाउंड को, तो यहाँ पर सब्लिमेशन जो वन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम द सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। अगर लिक्विड से बिना लिक्विड चेंज किए लिक्विड में जाए चेंज होता है सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन करते, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी से सब्लिमेशन का ये दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी से। अगला क्वेश्चन देखा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस आइसोमरिक पेंटेन फॉलो द वाटर। यहाँ पर देखिएगा जो बॉइलिंग पॉइंट है, ब्रांचिंग बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पर एनपेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यूपेंटेन, यहाँ पर इसका एनसीईआरटी में देखिएगा, यहाँ पर देखिए आइसोमरिक पेंटेन, ठीक, तो पेंटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। 2 मिथाइल ब्यूटेन को आइसोपेंटेन बोलते हैं, और 2 डाइमिथाइल को प्रोपेन को नियोपेंटेन बोलते हैं, ठीक है। ये वाला इसका वाटर हो गया बॉइलिंग पॉइंट का। और यहाँ पर दिया है स्टेटमेंट दूसरा जो है स्टेटमेंट 2, जो ब्रांचिंग इंक्रीज होने पर मॉलिक्यूल स्फीयर जैसा शेप गेन कर लेता है और स्मॉल एरिया कॉन्टैक्ट हो जाता है। इस वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वंडरबल फोर्सेस, वो घट जाती है, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी से ही एकदम डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन पूरा छाप दिया है, जो LNK और वर्सेस 1/T का ग्राफ यहाँ पर दिया है, ठीक है। ये वाला ग्राफ देखा एनसीईआरटी का, ठीक, LNK वर्सेस 1/T का ग्राफ, LNK वर्सेस 1/T का ग्राफ, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। The group 16 element which does not show -2 oxidation state। तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर कि स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, है ना, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। पोलोनियम हार्डली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, पोलोनियम हार्डली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि यहाँ पर पोलोनियम यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी से ये लाइन से दिया गया क्वेश्चन है, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिएजेंट विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद टू गिव करेस्पॉन्डिंग टेस्ट और प्रोडक्ट। तो ग्लूकोज का जो साइकिल स्ट्रक्चर होता है, देखिएगा यहाँ पर साइकिल स्ट्रक्चर ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑफ द ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज बट द फ्लोइंग रिएक्शन एंड फैक्ट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय दिस स्ट्रक्चर, जो कि साइकिल स्ट्रक्चर द्वारा एक्सप्लेन नहीं होता है। कौन कौन? तो डिस्पाइट द हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी ग्लूकोज डज नॉट गिव द स्किप टेस्ट, है ना, एंड डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फेट एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3 टेस्ट, ठीक है। NaHSO3 एंड स्किप टेस्ट, है ना, वो दोनों टेस्ट नहीं देता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंसर जो है वो हमारा BNE, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन होगा, जो कि NCERT से डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन लिया गया, ठीक। यहाँ पर देखिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का 4 क्वांटम नंबर है। अब 4 क्वांटम नंबर क्या क्या दर्शा रहा है, किस चीज़ को डिटरमाइन करता है, वो बताया गया है, ठीक है। तो ml जो है एजिम्पल क्वांटम नंबर, वो क्या बताए, शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताएगा, ठीक है। ms जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर, वो ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन बताएगा, ठीक है। l जो है n जो है n क्या है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। और पहला जो है ना ml जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल बताएगा, और l जो है वो शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताएगा। यहाँ पर दिया है चारों क्वांटम नंबर क्या क्या दर्शाएगा, ओरिएंटेशन, ms रिफर्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ इस 4 ऑप्शन से इसको यहाँ पर मैचिंग बना दिया, ठीक है, क्वेश्चन पे, तो डायरेक्टली फ्रॉम NCERT, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड जो है ग्रुप 16 का, वो H2O फिर H2TE फिर H2AC फिर H2S। तो ये ऑर्डर जो है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर टेबल से लिया गया, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखिएगा, ऑर्डर का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, फिर H2TE फिर H2AC फिर H2S। तो यह सब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मिल जाएगा। और जी H2O का यहाँ पर बताया गया कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिस कारण उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक। तो ये इस टेबल से इस क्वेश्चन को बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हम बताना। तो 11th क्वेश्चन का पार्ट 1 पेज नंबर 91, ठीक है। तो यहाँ पर इस टेबल से लिया गया है, ठीक है, FON और कार्बन फिर सिलिकॉन, ठीक है। तो ये इस टेबल से देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, किस किस के लिए किस आयन के लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो सेम है। तो यहाँ पर जो ये टेबल है, इस टेबल में क्रोमियम 2+ और Fe2+, क्रोमियम 2+ Fe2+ का देखिएगा ये 4, ठीक है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा, ठीक है। तो आंसर B and D, थर्ड ऑप्शन सही है। तो NCERT का भी ये वाला क्वेश्चन इस टेबल से लिया गया, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। अगर हमें किसी का एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है किसी केमिकल रिएक्शन का, तो हम कैसे निकालते हैं, इस इक्वेशन से, ठीक है। ये वाला इक्वेशन आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन से हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर आपको इस पर इक्वेशन बताते हैं, log K2/K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 और इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर हम K1 K2 अगर पता है हमको, ठीक है, और T1 T2 भी पता है, तो हम क्या एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यही दिया है दूसरा ऑप्शन में, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर अगर हमको पता है तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है द यूनिट वैल्यू फॉर द Mn3+ to Mn2+ कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ द Cr3+ to Cr2+ और Fe3+ to Fe2+ ड्यू टू द चेंज ऑफ, क्या चेंज होने से इसका जो यूनिट वैल्यू Mn3+ to Mn2+ वो ज़्यादा है। तो क्योंकि Mn3+ जो है D4 कन्फिग्रेशन है और Mn2+ D5 कन्फिग्रेशन है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड ज़्यादा होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड की वजह से ये चेंज होता है, ठीक है। तो ई नोट वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है इन दोनों से। तो यहाँ पर D4 क्या चेंज होने की वजह से होता है, ड्यू टू चेंज ऑफ द D4 to D5 कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो वाला क्वेश्चन आप देखिएगा,
इस MN3+ से MN2+ का जो ट्रेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे चेंज हुआ, ठीक है। तो इस पैरा से आप देख सकते हैं कि जो MN2+ है वो D5 कन्फिग्रेशन इज पर्टिकुलरली स्टेबल है, ठीक है। और Fe3+ यहाँ पर स्टेबल है D5 कन्फिग्रेशन Fe2+ से, है ना। तो Fe3+ से Fe2+ जाएंगे तो वो नेगेटिव में आएगा या फिर कम पॉजिटिव होगा देन MN3+ टू MN2+, ठीक है। क्योंकि Fe3+ यहाँ पर D5 कन्फिग्रेशन है इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। तो Fe3+ से Fe2+ का जाने को ज़्यादा प्रेफर नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए उसका इनोड वैल्यू कम है Fe3+ टू Fe2+ का, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी NCERT से यह देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फैलिंग सोल्यूशन ए इज, फैलिंग सोल्यूशन क्या है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन लिया गया 12th क्वेश्चन से, पार्ट 2 पेज नंबर 369 देख सकते हैं। या फिर फैलिंग टेस्ट का कुछ ये लिखा है, ठीक है। फैलिंग प्रेजेंट कंपेयर ऑफ द टू सोल्यूशन, इसमें फैलिंग सोल्यूशन ए होता है और फैलिंग सोल्यूशन बी होता है। तो फैलिंग सोल्यूशन ए जो दिया है, फैलिंग सोल्यूशन ए जो दिया है एक्वस कॉपर सल्फेट दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक्वस कॉपर सल्फेट मैंने मार्क किया था और पूरा ये NCERT से लिया गया है। अगर आपको पहले दूसरा बार पूछ दिया अगर कभी एग्जाम में कि फैलिंग सोल्यूशन बी बता, तो फैलिंग सोल्यूशन बी पूछ सकता है अगले एग्जाम में कि फैलिंग सोल्यूशन बी जो है इस अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट रोसेल्ट सॉल्ट, ठीक है। ये वाला देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज NCERT, ठीक। आगे देखते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस प्रेजेंट है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होता है, तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, ये मेटानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो HF में देखिएगा तो इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम ही होता है और इसमें होता है इंट्रामोलिकुलर और इसमें इंटरमोलिकुलर होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं NCERT का तरह जो है यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। और इसमें जो पैरानाइट्रोफिनॉल है इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। तो अगर आपको अगर कभी मान लीजिए 25 में आपको 2024 में अगर एक दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, अगर इसी क्वेश्चन से अगर पूछना है तो इसी लाइन से, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इंडिया का बहुत फेवरेट है, किसी ना किसी तरह से हर बार पूछ ही देता है, ठीक है। तो अगला बार आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होता है, तो आपको पैरानाइट्रोफिनॉल बोल देना, ठीक है। इसमें जो है वोलेटिलिटी पूछ सकता है। वोलेटिलिटी जो है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें एसोसिएशन कम होता है तो जल्दी वोलेटाइल होता है, ठीक है। और पैरानाइट्रोफिनॉल का एसोसिएशन ज़्यादा होता है तो वोलेटिलिटी कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट पैरानाइट्रोफिनॉल को ज़्यादा होता है इसका, और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का कंपेयर में कम होता है, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं कि ये पूरा NCERT से ये लाइन लिया गया है, ठीक। तो ये जो 20 क्वेश्चन आपको बताया है पूरा NCERT का डायरेक्टली लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किया है, ठीक है। और भी जितना भी इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली NCERT से लिया गया है। उनका जो कंसेप्ट है NCERT में ही दिया गया है। NCERT के बाहर का कंसेप्ट एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो 20 क्वेश्चन बताया ये पूरा NCERT के लाइन से डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है जो मैंने दिखाया, ठीक है। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं कि NCERT पढ़ने का जो इम्पोर्टेंस है कितना है, और जो 2 से 3 साल में देखिएगा तो मतलब इम्पोर्टेंस तो बहुत NCERT का रहा है। बिना पिछले बार मैंने सेकंड अटैम्प्ट में NCERT नहीं पढ़ा था जिसकी वजह से हम केमिस्ट्री में बहुत मतलब मार्क गेन ही नहीं कर पाए, अच्छा नंबर नहीं ला पाए थे केमिस्ट्री में। तो फिर मैंने थर्ड अटैम्प्ट में इस बार सोचा कि कहीं ना कहीं मुझे NCERT ही अच्छी तरह से करना है, तो इस बार NCERT अच्छी तरह से किया और इस बार मेरा केमिस्ट्री में 176 आउट ऑफ 180 मैंने गेन किया। तो NCERT का इम्पोर्टेंस है। तो थैंक यू, गुड लक एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।